Good morning students, welcome to the online classes of City Women's College, and here in this video today we will understand the meaning of methods and approaches and what are the various approaches of learning or teaching language. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में मेथड्स की बात करी थी जिसमें हमने कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम अप्रोचेस की बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर मेथड और अप्रोच होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, व्हेन यू आस्क समवन दैट व्हाट इज़ द मेथड और अप्रोच ऑफ दिस थिंग, तो हमेशा ये होता है कि किसी काम को क्या करने का तरीका है, इसी को हम मेथड या अप्रोच में काउंट कर लेते हैं। बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट। मेथड इज़ practical in nature and approaches is a theoretical concept। ठीक है, इसका फ़र्क पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू आई विल टेल यू द difference between both of these things। Okay, so on your screens you can see the meaning of method। methodology is a systematic and scientific way of teaching any subject। ओके, मेथडोलॉजी मतलब किसी चीज़ को पढ़ाने का जो तरीका है, सॉरी किसी चीज़ को करने का जो तरीका है, इट बेसिकली रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। क्योंकि हम यहाँ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टीचिंग वर्ड यूज़ करा है कि जो मेथडोलॉजी है, इट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर और वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना ही मेथडोलॉजी है। इट गाइड्स द टीचर हाउ टू टीच एंड हाउ हिज टीचिंग में बी इफेक्टिव। और जो मेथड्स होते हैं ये बेसिकली टीचर को गाइड करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है और कैसे उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन सकती है या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन सकती है। ठीक है, then it may be defined as the process of planning, selection and grading language materials and items, techniques of teaching etc। और मेथड को हम उसकी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वी प्लान द थिंग्स। ठीक है, हम सिलेक्शन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग रिफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है, मटेरियल्स और आइटम्स जितनी भी चीज़ें हमने एम्प्लॉय करी हैं अपनी लैंग्वेज टीचिंग में, उन सबको उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स वी विल एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ों को जब हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे भी मेथड कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड, यस, अप्रोच के बारे में है कि एन अप्रोच इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज़ अ थियोरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज़ एंड हाउ इट कैन बी लर्न। नाउ अप्रोच क्या होता है, ये एक नज़रिए की तरह है कि आप भाई किस तरीके से पढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरीके से व्यू पॉइंट कर रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से आप लैंग्वेज को देखते हो, समझते हो। इट गिव्स राइज टू मेथड्स द वे ऑफ टीचिंग समथिंग विच यूज़ क्लासरूम एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न। नाउ अप्रोच से ही हमें मेथड मिलते हैं। ठीक है, हमें कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्लासरूम में कौन सी एक्टिविटीज़ और टेक्निक का यूज़ करना है ताकि बच्चों को हम सिखा सकें, ये सारी चीज़ें अप्रोच में आती हैं। नाउ अब इसका डिफरेंस आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दिया गया। ठीक है, देयर इज़ दिस क्लास जिसको प्रोजेक्ट एक दे दिया गया, एंड नाउ आपको, मतलब आपके ऊपर ये छोड़ दिया गया कि भाई आपको कैसे उस प्रोजेक्ट को करना है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट थिंकिंग कि हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या हम कोई मॉडल बना के डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। ठीक है, कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता हूँ। सो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही थी वो अप्रोच है। अप्रोच का मतलब आपका वो नज़रिया है कि आप किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो टू प्रेजेंट और टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जहाँ से आपका वो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया ना, वो आपका अप्रोच है। अब आपके पास मान लीजिए आपने चार ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करे, आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट को एक फ़ाइल के थ्रू प्रेजेंट कर सकता हूँ, बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करके एक फ़ाइल बना ली, या मैं चार्ट बना सकता हूँ, या मॉडल बना सकता हूँ, या आई कैन प्रेजेंट इट थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो भी आपने सोचा। अब उन वेरियस ऑप्शंस में से जब आपने एक वे अपने लिए चूज़ करा और आपने जब उस पर प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दिया, वो आपका मेथड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को आप ऐसे भी आगे कंटिन्यू करिए इसी एग्जाम्पल को, कि मान लीजिए मैंने अब ये मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैंने अपना, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। अब उसके बाद मैंने सोचा कि फ़ाइन, आई विल प्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट बाय अ मॉडल, बाय अ वर्किंग मॉडल।
मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा अपने मॉडल के व्यू पॉइंट से उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो जब मैंने उस मॉडल पे काम करना शुरू करा, वो मेरा मेथड हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा तरीका हो जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि जो अप्रोच है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्निक्स या मेथड्स मिलते हैं, बट जब आप उन पे उस एक्शन लेना शुरू करते हो, उस मेथड को एम्प्लॉय करना शुरू करते हो एक्चुअली में, तब वो मेथड कहलाता है। तब तक वो अप्रोच ही रहता है जब तक वो आपके दिमाग में है। द मोमेंट यू टर्न दैट थिंग इनटू द प्रैक्टिकल यूसेज, वो हम आपके लिए मेथड बन जाता है, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वो सोल्यूशन, वो तरीके आपके अप्रोच है, आपका वे है, ठीक है। लेकिन आपने जो एक आइडिया उठा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी रास्ता चुना, जब प्रैक्टिकली उसको शुरू करा, तब आपका वो मेथड बन जाएगा, ठीक है। नाउ हेयर इन योर सिलेबस वी हैव टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब हम एक ही करके इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की, ओके। नाउ स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में अगर हम उसकी मीनिंग को समझें, तो इट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब अब आप यहाँ मीनिंग देखिए, लिखा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग दैट पर्टेन्स टू ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स एंड यूसेजेस। स्ट्रक्चरल अप्रोच वो है जहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज को ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से समझते हैं, उसकी वोकैबुलरी, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी, उसके सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंटेक्स, उस और प्लस किस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट जब हम पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम उसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। इट इज़ एन अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश बाई विच लर्नर्स आर टॉट टू मास्टर द पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेज। ना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र हुआ है, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, क्योंकि हम भाषा की बात करें तो वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। बट येस, हम इस अप्रोच के थ्रू किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस का क्या पैटर्न है, कैसे हमें कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर में भी वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, 4 टाइप्स हैं हमारे पास सेंटेंसेस में। तो हर एक सेंटेंस का पैटर्न और स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। सो हम किसी भी लैंग्वेज को जब सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, हम बच्चे को उसके सेंटेंसेस के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, किस तरीके से कब किस सिचुएशन में हम क्या कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टॉट इन दिस स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोच आर द ट्रेडिशनल ग्रामर, सब्स्टिट्यूशन टेबल, सिंटेक्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ही सबसे मेन कंपोनेंट है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का, जहाँ पर हम पूरा ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से इस पूरे अप्रोच को फॉलो करते हैं। उस लैंग्वेज के व्याकरण की नॉलेज या ग्रामर की नॉलेज हम देते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज देते हैं, ठीक है। This method is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of the structures is more important than the acquisition of vocabulary. Now here this method focuses on the aim कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज, उसकी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट की नॉलेज होना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी पर फोकस यहाँ पे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। हम देख लेते हैं डेफिनेशन एक। सो वी हैव द डेफिनेशन बाय ब्रिम्पटन. He defines that structural approach is a scientific study of all fundamental structures of the English language, their analysis and logical arrangement. Okay, structural approach एक scientific study है, and it is the study of all the fundamental structures, all the basic structures of English language or of any language, their analysis and logical arrangement. किसी भी language के जब हम fundamental structure, उसके basic structure के बारे में पढ़ते हैं, उसको analyze करते हैं और एक सीक्वेंशियल और एक लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ ऑल अबाउट। नाउ स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो अगर हम कर रहे हैं या हम इस मेथड से पढ़ा रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज, नॉट ओनली जस्ट मेंटली बट देयर आर ऑल्सो वेरियस थिंग्स जो अलग अलग बच्चों में एक डिफरेंस का रीज़न है।
क्योंकि हम बच्चों के पॉइंट व्यू से पढ़ाएंगे तो हमें बच्चों को सेंटर ऑफ अटेंशन में रखते हुए उनकी नीड्स और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। सो यहाँ पे हम किस तरीके से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही यहाँ पर है कि आप जब ये स्ट्रक्चरल अप्रोच को चूज़ कर रहे हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। जब भी आप पढ़ाते हो तो जिस भी स्ट्रक्चर से आप पढ़ाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एंड उसमें से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप एक एक करके उसको समझते हुए चलिए। द प्यूपल्स लेवल ऑफ कंप्रिहेंशन। प्यूपल लेवल ऑफ कंप्रिहेंशन का मतलब कि हर एक बच्चे की समझने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर फास्ट लर्नर्स, जो तुरंत समझ जाएंगे। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, या जिनको थोड़ा टाइम लगता है। तो द प्यूपल्स लेवल ऑफ कंप्रिहेंशन, द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, हमें उस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बच्चे की समझ को ध्यान में रखते हुए हमें उसके सामने वो चीज़ें प्रेजेंट करनी है जिसको वो ग्रास्प कर सके और समझ सके। स्टूडेंट्स एज, बच्चे की उम्र का भी ध्यान रखना है। अब ऑब्वियसली आप क्लास फर्स्ट के बच्चे को क्लास 7 या 8 के लेवल का लैंग्वेज या सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा सकते, या क्लास 12th के बच्चे को आप क्लास फर्स्ट या सेकंड का नहीं पढ़ाओगे। ओके, द डिफ़िकल्टी लेवल और द यू नो द ईजी लेवल जो भी है, हमें बच्चे की उम्र को भी ध्यान में रखना है, उसकी क्लास को भी ध्यान में रखते हुए करना है। टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग, अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया, सब कर लिया, बट एज अ टीचर व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ कि आपके पास कितना टाइम है। आप अपने टाइम के हिसाब से ही तो वो चीज़ें प्रेजेंट करोगे। मान लीजिए आपने 7-8 चीज़ें सिलेक्ट कर ली कि आज आपको ये पढ़ाना है, बट आपके पास टाइम जो है 45 मिनट्स का और उसमें वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा? ठीक है, आपकी पूरी प्लानिंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। या फिर आपके पास बहुत कम टॉपिक हैं एंड यू हैव मच मोर टाइम, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट टाइम। तो हमें जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना लर्निंग मटेरियल भी तैयार करना है। देन टीचर्स एबिलिटी, हमें क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स, तो हमें टीचर की एबिलिटी और पोटेंशियल का भी ध्यान रखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटीरियल्स, ऑब्वियसली जब आप पढ़ाओगे तो आप कुछ टीचिंग मेथड्स का या फिर आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो भी आपके टीचिंग मटेरियल हैं या लर्निंग मटेरियल हैं जिनको आप यूज़ करोगे, उनको भी हमें देखना है दैट वेदर यू हैव द राइट रिसोर्सेज और राइट टीचिंग मटेरियल्स और नॉट। आपके पास जो सही रिसोर्सेज होने चाहिए उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए या उन चीज़ों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, आर दोज इक्विपमेंट्स और दोज मटेरियल अवेलेबल टू यू, आपके पास वो हैं या नहीं है। इफ़ नो, देन ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोक्योर देम ताकि आप वो चीज़ें सिखा सको, और अगर हैं तो फिर आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, उनको कैसे प्रैक्टिकली उनका यूटिलाइजेशन होगा, वो आपको फिर देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी। देन सिंप्लिसिटी लेवल की अगर हम बात करें, देन येस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी लेवल। आप एकदम से बच्चों के सामने जब कोई भी नया टॉपिक प्रेजेंट करते हो तो कॉम्प्लेक्स लेवल पे उसको नहीं लेके जाओगे। आप देखिए जब हम कोई गेम भी खेलते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ईजी लेवल, ठीक है, हम हमेशा एक ईजी लेवल सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो पढ़ाने की बात हो रही है, जब बच्चे को आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक सिंपल लेवल से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो हमें फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पे नहीं आना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़ एंड टीचिंग एबिलिटी, ओके, टीचिंग एबिलिटी का जो पॉइंट है दैट हैज़ बीन रिपीटेड ओवर हियर अगेन। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़ यानी किस तरीके से हमें कितनी बार क्या चीज़ यूज़ करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है व्हेन यू आर एम्प्लॉइंग द स्ट्रक्चरल अप्रोच। नाउ जब आपने सिलेक्ट कर लिया, स्ट्रक्चरल अप्रोच में ये दो कंपोनेंट्स थे जहाँ पर आपको पहला काम था सिलेक्शन करना, तो ये वेरियस फैक्टर्स थे जो आपको दिमाग में रखने थे बिफोर सिलेक्टिंग दिस मेथड। जब आपने सिलेक्ट कर लिया, सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रख दिया, next come the gradation point. Now what is the gradation point? Once the structures have been selected they should be put in a suitable order, this is called gradation. Now gradation is basically the grouping, ठीक है, यानी जब आपने स्ट्रक्चर अपने सिलेक्ट कर लिए कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उन चीज़ों को हम एक सूटेबल, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम रखते हैं, उनको एक लॉजिकल वे में हम प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम ग्रेडेशन कहते हैं या ग्रुपिंग कहते हैं। नाउ ग्रेडेशन आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप
सिमेंटिक लेवल पे, ठीक है, या फिर आप जो हो कम्युनिकेशन लेवल पे, या फिर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लेवल पे, ग्रामेटिकल लेवल पे, लेक्सिकल ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप वेरियस ग्रुप बना सकते हो और उस तरीके से वन बाय वन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। सो इन दिस स्ट्रक्चरल अप्रोच हमें जो उसका मीनिंग समझना है, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द ग्रामेटिकल और नॉलेज और द सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के जब आप सेंटेंसेस की, उनके वाक्यों के स्ट्रक्चर की जब आप उनको नॉलेज देते हो, ठीक है, और आप ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से जब बच्चों को पढ़ाते हो, उसी को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन और ग्रेडेशन दो तरह के पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है। सिलेक्शन की बात जब होती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर सिलेक्शन की बात है कि किस तरह के स्ट्रक्चर आप, किस तरह के पैटर्न आप पढ़ाना पसंद करोगे। लेकिन उनको पढ़ाने से भी पहले देर आर वेरियस थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि बच्चे की एज लेवल, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचर का टाइम अवेलेबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कंसिडर। and once you have selected the things, the next thing is gradation, that is grouping, जहाँ पर हम एक sequential order में अपने सारे patterns को group करते हैं, ठीक है। now let us see what is next। अब हमारे पास है communication approach या communicative approach, सॉरी communicative approach, आप नाम से ही समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे communication की बात हो रही है। now this approach focuses on the communication skills of any language, ठीक है। let us see the meaning। the communicative approach is a learner centered approach। This approach gives the learner not only grammatical competence but also a social skill as what to say, how to say, when to say and where in order to satisfy his daily needs as major aim। Okay, कम्युनिकेटिव अप्रोच एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं खुद सीखते हैं। खुद सीखने का मतलब यहाँ पे ये है कि दे गेट टू इन्वॉल्व, उनको इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है, इंगेज होने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इन्हांस करने का मौका मिलता है, बिकॉज वो इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज़ वाई इसको लर्नर सेंटर्ड भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे इस अप्रोच में न केवल हमें ग्रामर की नॉलेज होती है बल्कि हमें सोशल स्किल का मतलब यहाँ कम्युनिकेटिव स्किल से है कि हमें कम्युनिकेटिव स्किल्स या सोशल स्किल्स भी सीखने का मौका मिलता है, जहाँ पे भी गेट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या कहना है, हाउ टू से, कैसे कहना है, व्हेन टू से, कब कहना है, एंड वेयर, और कहाँ कहना है। देखिए बोलना सबको आता है, बट द थिंग इज़ कि आपको कैसे, कब, कहाँ, किस सिचुएशन में बोलना है, उन सारी चीज़ों की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज डेली नीड्स एज मेजर एम। ओके, नाउ फिर हम देखते हैं आगे कि दिस अप्रोच ट्राइज टू डेवलप बोथ द एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नाउ व्हेन यू आर एम्प्लॉइंग द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज़ करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, किसी भी भाषा को सिखाने में, तो बहुत ही शुरुआत से ही बच्चों के लैंग्वेज लर्निंग पे, उनकी फ्लुएंसी पे, और वो सही तरीके से बोल रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। हेयर द रोल ऑफ टीचर इज़ दैट ऑफ अ को पार्टिसिपेंट एंड नॉट ऑफ एन ऑथोरिटेटिव या ऑथोरिटेरियन मास्टर। यहाँ पे टीचर एक कंट्रोलर की तरह नहीं होता है, वो एक को पार्टिसिपेंट की तरह होता है, जो बच्चे को गाइड करता है, जो उसके साथ पार्टिसिपेट करता है, ना कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह केवल इंस्ट्रक्ट देता रहता है। Teachers should provide all the resources necessary for communication to be effective in every context। और टीचर्स को क्या करना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी मेथड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इस अप्रोच को सक्सेसफुल बना सकते हैं या क्लासरूम इन्वायरमेंट को अच्छा या इफेक्टिव बना सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज, उन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। नाउ कम्युनिकेटिव अप्रोच में बहुत सारे छोटे छोटे तरीके आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एलोक्यूशन एक्टिविटी करवा सकते हो क्लास में, या आपने कोई टॉपिक दे दिया जिस पे बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, या आपने किसी एक बच्चे को बुला करके उनको कोई टॉपिक दे दिया अलग अलग जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस या व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आप डायलॉग कॉन्वर्जेशंस करवा सकते हो सीन्स के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कम्युनिकेशन या कॉन्वर्जेशनल स्किल्स का यूज़ हो सके, ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। इस तरह के हम मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि द मोर दे विल कम्युनिकेट द मोर दे विल इन्हांस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ नेक्स्ट क्या है कि इन दिस अप्रोच लर्नर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड यूज ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली फॉर सर्टेन सिचुएशंस। ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिकेशन अप्रोच की बात कर रहे हो तो आपके पास
लैंग्वेज रिलेटेड जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उस लैंग्वेज के रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस सिचुएशन में आप किस तरह के सेंटेंसेस या वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर नॉलेज। टीचर शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्निक्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। टीचर्स में भी नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए, ओके, ताकि बच्चों को भी वो चीज़ें वो सिखा सकें। नाउ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो लेट अस सी व्हाट इज़ हियर। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, दिस वाज गिवन बाय डेल हाइम्स, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द स्पीकर ऑफ इंग्लिश शुड हैव नॉलेज ऑफ मोर एंड मोर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज टू बिकम गुड स्पीकर इन इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने या समझने के लिए या उसमें परफेक्ट होने के लिए आपको उस भाषा के ग्रामर एस्पेक्ट की या व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ देर आर 8 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज, दे आर ग्रुप्ड इनटू 2 पार्ट्स। 8 वेरियस फैक्टर्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उन 8 फैक्टर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, एंड ईच ग्रुप हैज़ 4 सब पार्ट्स। तो पहला ग्रुप है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट या लैंग्वेज एस्पेक्ट जिसको हम कहेंगे, जिसमें फोनोलॉजी और ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, वोकैबलरी आ जाएगी, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज एस्पेक्ट में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैबलरी की, डिस्कशन की, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लैंग्वेज के फंक्शंस, उनके वेरिएशंस यानी फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, इंटरैक्शन स्किल, कल्चरल फ्रेमवर्क, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए इफ़ वी वांट टू हैव मास्टरी इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स आपको दे रखे थे जिन्हें अलग अलग 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच हम देखते हैं, हमें और आसानी होगी इस अप्रोच को समझने की। यूज़ ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू लर्निंग सिचुएशन। कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम हमेशा ऑथेंटिक या करेक्ट टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन द क्लासरूम। कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम हमेशा टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी उसी लैंग्वेज का यूज़ होता है जिसमें आपको बच्चों को नॉलेज देनी है या जो आप बच्चों को सिखा रहे हो। एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रैदर देन मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को अचीव करना मेन एम होता है इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग द लैंग्वेज। फोकस्ड ऑन फ्लुएंसी एंड लेस ऑन एक्यूरेसी। बच्चे की फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे वो बोल रहा है, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी पे कम ध्यान दिया जाता है। एक्यूरेसी मतलब वे ऑफ करेक्टनेस, कितना सही बोल रहा है, इस पे कम ध्यान दिया जाता है, उनकी फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दिस अप्रोच मेक्स यूज़ ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। आप रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज़ कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आप अलग अलग रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को दे सकते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हो जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, और आप बच्चों को कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो। देन लर्नर सेंटर्ड रैदर देन टीचर सेंटर्ड कम्युनिकेशन अप्रोच इज टास्क ओरिएंटेड। क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, तो ये टास्क ओरिएंटेड है। टास्क ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टास्क या एक्टिविटी दी जाती है जिसको फुलफिल करना ही एम होता है, और उसको फुलफिल करके ही बच्चे सीखते हैं। देन एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इस अप्रोच के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्जांपल शाइनेस एंड हेसिटेंसी आर शेड। आप देखिए जब बोलने की बात आती है तो बहुत से बच्चे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आप अब क्लास में ही देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बचते हैं जवाब देने से। कई बार उन्हें आंसर पता भी होता है, स्टिल दे डू नॉट थिंक ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि उन्हें एक कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस होती है, एक हिचकिचाहट होती है, एंड दे फील शाई। आप देखिए माइक पे या स्टेज पे बहुत कम बच्चे जाकर के बोल पाते हैं बिकॉज दे डेवलप द स्टेज फियर और दे आर नर्वस। तो शाइनेस एंड हेसिटेंसी आर शेड। जब आप कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज़ करते हो और जब बच्चे अपनी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो उनके अंदर की जो हेसिटेशन होती है, जो भी शाइनेस होती है, जो शर्म है या जो भी हिचकिचाहट है, वो दूर हो जाती है। दे आर एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। then it develops communication competencies as they are provided with optimum opportunities to use the language। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो भी उसके कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स हैं उन सब को बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि उन सब पे काम किया जाता है। दिस अप्रोच प्रोवाइड्स सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग विद अदर स्टूडेंट्स और पीपल। यहाँ पर भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को कम्युनिकेट करने की, न केवल दूसरे स्टूडेंट से बल्कि और भी लोगों से। जितना वो कम्युनिकेट करेंगे उतना ही प्रैक्टिकली वो इन चीज़ों को समझेंगे और अपनी स्किल्स को
डेवलप करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है जहाँ पे आपको केवल पढ़ना है, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे. एवरी लर्नर इज़ वेरी एक्टिव ड्यूरिंग टीचिंग बिकॉज देर आर इंटरेक्शंस अमंग लर्नर एंड टीचर. हर एक बच्चा, यहाँ पे जो भी बच्चा होता है क्लास में, वो पीछे नहीं रहता. और मतलब ऐसा नहीं होता कि उस बच्चे पे ध्यान ना दिया जाए. क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा अटेंटिव होता है, क्योंकि हर एक बच्चे से इंटरैक्ट किया जा रहा होता है, एंड देयर इज़ अ प्रॉपर एंड स्मूथ इंटरैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. देन येस, अब क्योंकि कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो वी हैव 3 डिसएडवांटेजेस ओवर हियर दैट मे हैव क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम. ओवरक्राउडेड क्लासरूम मेक्स कम्युनिकेटिव अप्रोच अनसूटेबल. इन दोनों पॉइंट को, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को हम एक कंबाइन करके समझेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जब, तो प्रॉब्लम हो जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट में, सबसे पहली बात तो. दूसरी बात कि इतने सारे बच्चों के साथ फिर कम्युनिकेट कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, या तो बहुत कम कम टाइम आप सबको दे पाओगे, या फिर आप किसी ना किसी पे हो सकता है फिर ध्यान ना दे पाओ उतने अच्छे से. तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम में दिक्कत आ जाती है, क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार. देन इफ़ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम कर सकता है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. वेल ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड. अगर आपके पास वेल ट्रेन टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हु हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज जो पढ़ाई जा रही है, देन ऑब्वियसली द कम्युनिकेटिव अप्रोच विल फेल. ठीक है, सो वी नीड वेल ट्रेन्ड टीचर्स फॉर दिस. सो दिस वॉज इट इन टुडेज वीडियो, कम्युनिकेटिव अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच. ये दो अलग अलग अप्रोच हैं जो दो अलग अलग तरीक़ों से लैंग्वेज को पढ़ने और समझने में हेल्प करते हैं. स्ट्रक्चरल अप्रोच में जहाँ हम बात करते हैं ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, वहीं हम कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की विद द हेल्प ऑफ दैट टारगेट लैंग्वेज. ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस जिनका हम यूज़ करके बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर good and nice at their own places. ठीक है, so in the further video we will talk about the remaining topics, and till now this was it in this video. Thank you class.